हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। इससे पहले हमने अरस्तु के बारे में कुछ और भी पढ़ा है, जिसमें है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं या प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, और पढ़ा है अरस्तु के बारे में अरस्तु के अनुसार क्रांति के क्या कारण हैं। और हमने प्लेटो के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत, प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत, प्लेटो के आदर्श राज्य के संबंधी सिद्धांत। ये सब हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम अरस्तु का एक और टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। मुझे लगता है ये एक टॉपिक बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों को। दास प्रथा यूनानी जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रथा थी। यह यूनानी नगर राज्य में पाए जाते थे। पहले यूनानी नगर राज्य में दास प्रथा प्रचलित था। सोफिस्टों ने दास प्रथा की कटु आलोचना की है, परंतु यूनानी दर्शक प्लेटो तथा अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन कर एंडिकोन तथा एल्सिडेमास जैसे सोफिस्टों की जो दास प्रथा के विरुद्ध थे, उनकी कटु आलोचना की है। अरस्तु के अनुसार परिवार के समस्त कार्यों के संपादन करने के लिए कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इन यंत्रों में सजीव व जड़ तंत्र दोनों होने चाहिए। दास सजीव संपत्ति का उदाहरण है और घर का अन्य सामान निर्जीव संपत्ति का। इन दोनों के बिना सफल पारिवारिक जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। अरस्तु का दास प्रथा से क्या तात्पर्य है? अरस्तु का मत है कि परिवार के लिए दास प्रथा आवश्यक है। यह नैतिक प्रथा तथा प्राकृतिक है। ये यहाँ पे तथा आएगा, ठीक है बेटा, तथा। यहाँ पे तथा। यह नैतिक तथा प्राकृतिक है। सब मनुष्य समान नहीं होते। सब में मानसिक या शारीरिक शक्ति समान नहीं होती। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठतर होती है। मानसिक शक्ति रखने वाले समस्त व्यक्ति भौतिक शक्ति रखने वालों पर शासन के अधिकारी हैं। इसलिए अरस्तु का विचार था कि शारीरिक शक्ति रखने वाले दासों को बुद्धिमानों के शासन में रहना अनिवार्य है। दास जन्म से ही दास होता है। उनका जन्म ही दासता के लिए हुआ है। मालिक व दासों का होना परिवार की ध्येय पूर्ति के लिए आवश्यक है। इस सम्मिश्रण से परिवार का नैतिक तथा बौद्धिक विकास होता है। परिवार का ध्येय बौद्धिक एवं नैतिक विकास करना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए इन दोनों तत्वों का सम्मिश्रण आवश्यक है। एक गृहस्थ के लिए दास उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संगीतज्ञ के लिए संगीत यंत्र। यदि बौद्धिक बल रखने वाले शारीरिक और क्षुद्र कार्य करें, तब उन्हें नैतिक व बौद्धिक उन्नति के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार दासों का हित भी इसी बात में है कि वे अपने स्वामी की दासता में रहे। बौद्धिक गुणों से वंचित व्यक्ति को बौद्धिक गुण वाले व्यक्ति का दास हो जाना चाहिए। यह है इनकी दासता के संबंधी में तात्पर्य। उनका कहना है कि जिनमें कम बुद्धि है
वे दास बन के रहना चाहिए, और जिनमें बुद्धि अधिक है उनको स्वामी बनना चाहिए। अरस्तु दासों को मनुष्यों की नहीं पशुओं की श्रेणी में रखता है और कहता है कि स्वामी केवल दास का स्वामी होता है और उनके अधीन नहीं होता है। स्वामी दास के अधीन नहीं होता है, वे केवल दास के स्वामी होते हैं। जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं वरन पूर्ण रूप से उनके अधीन होता है। मतलब दास स्वामी के दास तो होते ही हैं, पर उनके अधीन भी होते हैं पूर्ण रूप से। किसके? स्वामी के अधीन होते हैं। अरस्तु द्वारा दास प्रथा के पक्ष में तर्क। क्या क्या तर्क दिए उन्होंने? दास प्रथा प्राकृतिक नियमों के अनुकूल। अरस्तु का मत है कि दास प्रथा प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है। प्रकृति प्रदत्त विशेषताएं समस्त मनुष्यों में एक सी नहीं होती है। कुछ लोग जन्म से ही प्रखर बुद्धि वाले होते हैं और कुछ मूर्ख। ऐसी स्थिति में प्रकृति का यह नियम लागू होता है कि श्रेष्ठतर निम्नतर पर शासन करते रहे। जो श्रेष्ठ है वे शासन करते रहे, किस पर? निम्नतर पर। इस प्रकार प्राकृतिक असमानता के कारण दास प्रथा का जन्म हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति शासन करने की योग्यता रखने के कारण स्वामी बना और बुद्धिहीन व्यक्ति मूर्ख होने के कारण क्या बनेगा? दास। किंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने के कारण क्या बनेगा? दास बनेगा। बुद्धिहीन व्यक्ति मूर्ख किंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने के कारण दास बनेगा। अतः स्पष्ट है कि दास प्रथा एक स्वाभाविक और उचित व्यवस्था है तथा स्थायी व्यवस्था है। आगे क्या कहते हैं? दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए उचित है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के दृष्टिकोण से उचित है। स्वामी की दृष्टि से अरस्तु के अनुसार बुद्धिमान तथा विवेकी स्वामियों को राजकार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करने के लिए तथा अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों को विकसित करने के लिए समय तथा विश्राम की आवश्यकता होती है। किनको? स्वामियों को। उनको विश्राम की आवश्यकता होती है। किस लिए? अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों को विकसित करने के लिए। यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा, यानी दास करेगा। यदि स्वामियों को शारीरिक तथा अन्य कार्य भी स्वयं करने पड़े तब उनकी नैतिक और भौतिक उन्नति संभव नहीं हो पाएगी। स्वामी की भूमि को दास जोतता है, उस पर श्रम कर फसल उत्पन्न करता है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, घरेलू कार्यों को करता है, जिससे गृह स्वामी को समय की बचत होती है और वह बौद्धिक क्षेत्र में उन्नति करता है। अवकाश प्राप्त होने पर संस्कृति की उन्नति में योगदान देता है। एक नागरिक के रूप में राज्य से संबंधित कार्य करता है। अब दास की दृष्टि से दास व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, उसमें नैतिकता और कुशलता का अभाव होता है, उसे तो अपनी शारीरिक शक्ति का सदुपयोग करने का भी ज्ञान नहीं होता। विवेक शून्य होने के कारण उसे तो यह भी नहीं पता होता कि कौन सा कार्य उसके लिए हितकर है और कौन सा अहितकर। ऐसी स्थिति में उसका जीवन किसी के संरक्षण में ही ठीक से व्यतीत हो सकता है और वह है उसका स्वामी। अतः यह उचित है कि दास स्वामी के संरक्षण में रहते हुए उससे प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। दासता के रूप
दासता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक दासता और एक कानूनी दासता। कुछ व्यक्ति जन्म से मन बुद्धि एवं आज्ञा पालन प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों को स्वाभाविक दास कहा जाता है। इसके अतिरिक्त युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते हैं, युद्ध में बंदी लोगों को भी दास बना लिया जाता है। ये दास कानूनी दास कहलाते थे, किंतु अरस्तु ने यह दासता यूनानियों पर लागू नहीं की है। यूनानी निवासी युद्ध में पराजित होने के बाद भी दास नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि उनका जन्म शासन करने के लिए हुआ है। वैसे उसने कानूनी दासता को अमान्य ठहराया है। दास प्रथा के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं। क्या क्या व्यवस्था की हैं देखते हैं। समस्त दासों को अपने समक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य रखना चाहिए। कानूनी दासता अनुचित है क्योंकि इसका आधार गुण नहीं शक्ति होती है। दास प्रथा को वंशानुगत रूप नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि दास की संतान गुणवान हो सकती है और स्वामी के संतान गुणहीन हो सकते हैं। जो दास योग्य एवं बुद्धिमान सिद्ध हो उसे मुक्त कर देना चाहिए। देखो यहीं से फिर आलोचना निकल के आएगा, ठीक है। उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए और स्वामी को दासों को यह वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कार्य करें तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये आलोचना करेंगे आगे चल के कि उनका यह मानना है कि दास और स्वामी प्राकृतिक रूप से बने हैं और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। तो इस टॉपिक पे फिर इस रिलेशन को देखते हुए फिर वहाँ पे एक आलोचना आएगा। स्वामी दासों से केवल वही कार्य करवाएंगे जो उनकी क्षमता के अंतर्गत हो। स्वामी तथा दास के हित समान है। दास प्रथा का उद्देश्य दोनों ही का हित साधन है। अतएव स्वामियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर दासों के प्रति स्नेह तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। यहाँ से भी आलोचना निकल के आएगा कि स्वामी और दास में मैत्रीपूर्ण व्यवहार कैसे हो सकता है। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना। अरस्तु ने प्राकृतिक असमानता के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है, किंतु यह अनुचित है। बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली भी हो सकता है ना, और बुद्धिमान दुर्बल भी हो सकता है। तब कौन मालिक होगा और कौन दास होगा? उन्होंने यह माना है कि जो बुद्धिमान होंगे वह शासन करेगा और जो शक्तिशाली होगा वह दास बनेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बुद्धिमान है उसमें यह भी गुण हो कि वह शक्तिशाली भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो जिसको दास बोल रहे हैं या बुद्धिहीन होंगे जो, वो दुर्बल भी हो सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आलोचना होता है। अरस्तु यह सिद्ध करने में सर्वथा असफल रहा है कि स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकारी कौन है और दासत्व का कौन। दासत्व और स्वामित्व के तत्वों को मापने के लिए वह कोई मापदंड प्रस्तुत नहीं कर सका, और जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि दासता तथा स्वामित्व के तत्व किसमें हैं, तब तक स्वामी और दास का निर्णय करना असंभव होगा कि कौन किस प्रकार शासन करे, क्योंकि
योग्यता और बुद्धिमत्ता की दृष्टि से सब व्यक्ति समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति योग्यता तथा बुद्धि में किसी से कम तथा किसी से अधिक होगा। अरस्तु एक ओर दासता को प्राकृतिक बताता है तथा दूसरी ओर उसी का कहना है कि दासता से मुक्ति भी मिल सकती है। अतः ये परस्पर विरोधी विचार हैं। अरस्तु यह नहीं बताता कि जब किसी व्यक्ति को दास बनाकर इस संसार में उत्पन्न किया गया है, फिर वह इस दासता से किस प्रकार मुक्ति पा सकता है। रॉस का मत है कि अरस्तु का मानव जाति का विवेक और गुणों तथा शासक और शासित के आधार पर वर्गीकरण सर्वथा कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है। शासित व्यक्ति वस्तुतः बुद्धि शून्य नहीं होते। अरस्तु की दास प्रथा की धारणा आधुनिक स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत के भी विरोधी हैं। समानता के सिद्धांत के भी विरोधी हैं। यहाँ पे के लिख लेना बेटा। अरस्तु ने दास प्रथा संबंधी व्यवस्थाओं में यह सुझाव दिया है कि दास और मालिक के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध होना आवश्यक है, किंतु यह बात उल्लेखनीय और सत्य है कि मित्रता समान स्थिति वाले व्यक्तियों में ही हो सकती है और फिर दास एवं स्वामी की मित्रता की स्थापना किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। अरस्तु ने शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक एवं बौद्धिक श्रम को अधिक महत्व दिया है, जबकि यूनान की आर्थिक व्यवस्था का महत्व क्या था? शारीरिक श्रम। अरस्तु ने एक ओर तो दासों की तुलना पशुओं से की है और दूसरी ओर कहा है कि दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। यह दोनों बातें ही परस्पर विरोधी है। अरस्तु ने कानूनी दासता से यूनानियों को मुक्त रखा है। यह धारणा कि यूनानी जाति केवल शासन करने के लिए उत्पन्न हुई है, यह ठीक नहीं है, है ना? यह निराधार है। प्रत्येक जाति यह दावा कर सकती है कि केवल वही शासन करने के लिए उत्पन्न हुई है। यदि विभिन्न देशों के नागरिकों के मध्य यह भावना उत्पन्न हो गई या बलवती हो उठे तो युद्धों की आंधी चल सकती है। अरस्तु की इच्छा है कि दास अपने व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में लीन कर दे, किंतु मनोवैज्ञानिक आधार पर यह सर्वथा असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ अनुभूतियाँ होती है, कुछ इच्छाएं और भावनाएं होती है। अतः दास द्वारा अपने व्यक्तित्व का स्वामी के व्यक्तित्व से महत्वपूर्ण विलय संभव नहीं है। प्रकृति ने मानवीय एवं शारीरिक दृष्टिकोण से सभी को समान बनाया है। फिर मनुष्य ने प्रकृति के आधार पर स्वामी और दास रूपों में समाज को किस प्रकार विभाजित किया। दास प्रथा का समर्थन करके वह समानता और स्वतंत्रता के मानवीय अधिकारों एवं सिद्धांतों पर भीषण आघात करता है। अरस्तु की यह धारणा अत्यंत अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण है। जो व्यक्ति राज्य की प्राथमिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं से वंचित रखा जाए तो यह क्या है? अनुचित है। अरस्तु की दास प्रथा संबंधी धारणा पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक है, क्योंकि वह मनुष्यों के लिए पशुओं का उदाहरण देता है। अतः इस प्रकार की कोई भी प्रथा जिसके अंतर्गत मनुष्यों को पशु तुल्य समझा जाता हो, वो कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकती। उसने दासों का जीवन पशु तुल्य बताते हुए स्वामी के साथ उसके दायित्व का निरूपण किया है, जो कि स्वयं अपने आप में विरोधात्मक है। इस प्रकार वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार
असंगत और अमानवीय अवश्य है, किंतु जिस युग में और जिस समाज में रहते हुए उसने दास प्रथा का समर्थन किया था वह उचित था। चलो, ये तो आज का हो गया टॉपिक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अरस्तु से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आएंगे। फिर अरस्तु और प्लेटो से संबंधित सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।